May I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. Take your seat. Thank you, sir. अभिषेक कुमार जी सर। बिहार के रहने वाले हैं, जी सर। सिवान जिला के। जी सर। सिवान जिला के किस पार्ट? सर बड़हरिया प्रखंड से सर। अच्छा। सिवान जिला में एक गांव कुछ दिन बहुत चर्चा में रहा है, प्रतापपुर उसका नाम था। आपने नाम सुना है उस गांव का? जी सर। किस लिए बहुत चर्चा में रहा है वो? सर वो जो हमारे पूर्व सांसद थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, वो उनका घर है वहाँ पे, उनका निवास। अच्छा। जी सर। कुछ घटना हुई थी वहाँ उस गांव में? जी सर, उस वो गांव दरअसल कुख्यात है सर। वहाँ पे कुछ वर्ष पहले जो हत्या है या ऐसे ही घटनाएं वहाँ पे हुई थी, उसके लिए वो प्रसिद्ध। आपको भारतीय शास्त्रीय संगीत में रुचि है? जी सर। शास्त्रीय संगीत की किस धारा में आपको रुचि है? सर मैं वादन करता हूँ, बांसुरी का मैं वादन करता हूँ सर। वादन करते हैं? जी सर। तो आपके आदर्श बांसुरी वादक कौन रहा है? सर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। उनके अलावे दो बांसुरी वादक का नाम बताइए। सर डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसन्ना जी और पंडित पन्नालाल घोष जी। यस। सिवान से निकट ही पड़ेगा वह स्थान। जी सर। एक ध्रुपद गायक फैमिली हुआ करता था। जी सर। अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है। जी सर। हालांकि उनके वंशज अभी भी हैं। ध्रुपद गायकी को बहुत प्रमोट किया है उन्होंने, एक नई दिशा दी है शास्त्रीय संगीत के रूप में। जी सर। कौन लोग थे वो? सर मैं उनका नाम ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ सर, पर वो सारण जिला में उनका एक निवास है, जिनके आगे उनके वंशज जो हैं, दो बेटे, वो प्रसिद्ध है काफ़ी संगीत में, उसका क्लासिकल में। मैं उनका गया घराना का नाम सुना है? जी सर। गया घराना में शास्त्रीय विधा की कौन सी स्ट्रीम है जिसके लोग वहाँ माने जाते हैं कि हस्ताक्षर के रूप में? सॉरी सर, मैं इसका चूँकि आपने हॉबी में ये लिखा है, इसलिए बिहार के कंटेक्स्ट में आपको शास्त्रीय संगीत के बारे में, गायन और वादन के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। जी सर। इसे आप देख लेंगे, जी क्योंकि आपकी हॉबी वहाँ भी रिफ्लेक्ट करेगी ना, तो वहाँ भी प्रश्न ये सब किए जा सकते हैं। जी सर। ठीक है। और आपका विषय आपने वैकल्पिक विषय के रूप में ज्योग्राफी रखा है। जी सर। ज्योग्राफी में ये बताइए कि हिमालय की रचना कैसे हुई? सर हिमालय को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के द्वारा इसकी व्याख्या की जा सकती है सर। कहा जाता है कि जब पैंजिया और पैंथालांसा ऐसे पैंजिया जो महादेश था और पैंथालांसा पूरा एक महासागर था, तो पैंजिया में विभाजन हुआ और उसके फलस्वरूप जो गोंडवाना लैंड है वो लॉरेंसिया से, जो कि यूरेशिया जिसका एक हिस्सा है, उससे जाके टकराया और उसके जो बीच में टेथिज सी था, उसका अवसाद, उसकी वजह से संपीड़न हुआ उसमें, और वो वलन की प्रक्रिया में उससे वलित जो पर्वत है हिमालय का निर्माण हुआ। इस प्रकार इसकी रचना हुई सर। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? सर मैंने बिहार पुलिस सेवा को प्रथम प्राथमिकता दी। पहले भी दिए हैं ये? जी सर, मैंने कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है सर। इंटरव्यू तक गए हैं? जी सर। कब, किस? सर 67th BPSC में मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। फाइनली आपका सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था सर। मतलब कहाँ कमी हुई? सर मेंस में मैं देख पाता हूँ, मेंस में मेरे नंबर कम थे सर। इस बार कैसे रहे? सर मेंस इस बार ठीक रहा है सर, पहले से तुलना में तो अच्छा ही रहा है। अच्छा, ये क्लाइमेट के संदर्भ में देखा जाए तो ओशंस का क्या महत्व है? सर ओशन कहा जाता है कि जो पूरे विश्व के जलवायु है उसको नियंत्रण करने में एक प्रमुख वो भूमिका निभाती हैं। ओशन सर दरअसल वो इक्वेटोरियल क्षेत्र से, या जो पोलर एरिया है वहाँ से जल लेके और पूरे विश्व में वो जाती हैं अलग अलग जगहों पे, और उनके जल के नेचर के हिसाब से उस क्षेत्र का तापमान बदलता है। उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम जो है सर, वो इक्वेटोरियल क्षेत्र से और नॉर्वे की तरफ जाती है, और इस क्रम में वो वहाँ से बहुत सारा गर्म जल लेके जाती है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में
टेम्परेचर बढ़ा हुआ पाया जाता है और इसको उस क्षेत्र में जब वो जाती है तो वहाँ के बंदरगाह को हिम मुक्त कर देती है। और साथ ही साथ ये सर जो मरुस्थल होते हैं विश्व के, उसके भी रचना में इसका योगदान होता है। उदाहरण के लिए हम्बोल्ट करंट की वजह से सर जो पेटागोनिया मरुस्थल है अर्जेंटीना में, उसका निर्माण होता है। वैसे ही कालाहाड़ी मरुस्थल का निर्माण सर वेंगुला की धारा की वजह से होता है। तो ये प्रभाव इनके हैं सर मौसम। हम लोग का जो मानसून है जी सर। उसके सफल होने या नहीं होने में क्या महत्व है उसका, क्वेश्चन का? सर हमारा मानसून अगर वो सामान्य बारिश होती है, सामान्य से अधिक बारिश होती है, तो इसे माना जाता है कि ये एक ठीक मानसून रहा, सफल रहा। और यदि उससे कम बारिश होती है तो इससे आपदा की स्थिति, जिसमें सूखा हो गया, ऐसी स्थिति आती है जो कि हमारे देश के लिए, यहाँ की कृषि के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इसमें सर मानसून के महत्व के बारे में नहीं बोल रहे हैं। जी सर। कैसे मानसून का निर्धारण बनती है? सर मानसून किस चीज़ का नाम है? जी सर। सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप मानसून कैसे आता है ये पूछना चाह रहे हैं सर? हाँ, मैंने मानसून के आने जाने में ओशन का क्या महत्व है? ओशन का सर? जी सर जो ओशियनिक करेंट्स होती हैं सर, जैसे कि उदाहरण के लिए जो ITCZ होता है सर, ITCZ वो बहुत बड़ा निर्धारक होता है मानसून को भारतीय उपमहाद्वीप तक लाने में। और ITCZ जो होता है वो फुल फॉर्म क्या है ITCZ का? सर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसका क्या असर होता है? सर ये दरअसल जो दोनों गोलार्ध के पौने हैं वो जहाँ पे मिलती हैं, जहाँ पे उनका संक्रमण जोन बनता है, वही ITCZ है सर। ये सर सूर्य के साथ शिफ्ट करता है। सूर्य अगर ऊपर जाता है तो उस क्षेत्र के एरिया में वो डायरेक्ट रेडिएशन की वजह से उस क्षेत्र को अधिक गर्म करता है और ITCZ उसके साथ मूव करता है। और जब ये भारतीय महाद्वीप, जब सूर्य गर्मी के जो सीजन होते हैं उसमें सूर्य भारतीय महाद्वीप के ऊपर लंबवत होता है, ऐसी स्थिति में जो ITCZ होता है सर वो भारत के ऊपर आता है। और इसके वजह से जो दक्षिणी गोलार्ध की पवनें हैं वो इसको पीछे करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप तक आती हैं। और यही सर मानसून के रूप में हमें जानते हैं इसको, जो कि अरब सागर से या हिंद महासागर से भारी मात्रा में नमी लेकर आती हैं और भारतीय भूमि पर उसको बरसाती हैं सर। ये पैटर्न इधर देखिए कि हाल के दिनों में काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। जी सर। मानसून श्योरिटी नहीं रहती है, जी सर। या तो देर से आया, बहुत कम आया, जी या सर। बहुत ज़्यादा आ गया। कहीं जी बाढ़ जैसी स्थिति है, कहीं बादल फट रहे हैं। जी सर। तो क्या कारण है इसका? सर इसमें 2-3 घटनाएं प्रमुख रूप से कार्य करती हैं। पहला जो है इंडियन ओशन डाइपोल सर, दूसरा है अल नीनो और ला नीना की घटना सर। और क्या है अल नीनो? सर अल नीनो ला नीना की घटना प्रशांत महासागर में देखी जाती है। प्रशांत महासागर का जो सामान्य वहाँ पे जो सर्कुलेशन होता है, वाकर सर्कुलेशन, उसमें यह होता है कि जो इक्वेटोरियल पवने हैं सर, वो जो वहाँ के गर्म जल हैं, इक्वेटर पर स्थित गर्म जल को बहा के ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के साइड लाती हैं और वहाँ पे एक बड़ा गर्म जल राशि जमा हो जाता है। यह सामान्य पैटर्न है सर। परंतु जब जो उद्वेलन होता है, जो वर्टिकल ओशियनिक करंट्स होती हैं, उसके कारण जब बहुत सारे ये गर्म जल पेरू के तट पर इकट्ठा हो जाते हैं तो उसमें उस एरिया में लो प्रेशर जोन बनता है और ऑस्ट्रेलिया की साइड हाई प्रेशर जोन बन जाता है। और इसके वजह से जो सामान्य पैटर्न है हवाओं के चलने का वो बदल जाता है और पेरू के तट पे और लैटिन अमेरिका में काफ़ी अधिक बारिश होती है। और यहीं पे जो ऑस्ट्रेलिया है और उसके साथ साथ जो भारतीय मानसून है उस पर भी इसका नकारात्मक असर होता है। पर यही ला नीनो के घटना में सर, ला नीना के घटना में ये उलट स्थिति हो जाती है और ये भारतीय मानसून को काफ़ी अधिक बढ़ा देता है और भारत में अधिक बारिश होती है, जो कि इस बार भी देखा जा रहा है सर। इस बार सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। बिहार की स्थिति क्या है? बिहार को कहा जाता है कि एग्रीकल्चरल प्रधान है ना। झारखंड अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया, तो जितने मिनरल्स वाले क्षेत्र हैं तो चले गए। और मुख्यतः आय का साधन जो है कृषि है और कृषि मानसून पर डिपेंडेंट है। जी सर। तो यदि मानसून अच्छे नहीं हुआ तो कृषि अच्छी नहीं होगी, तो इसका असर तो काफ़ी होगा। तो यहाँ माने कृषि के उत्थान के लिए बिहार में आप क्या सजेस्ट कीजिएगा कि? सर इसके लिए बिहार सरकार द्वारा भी चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया है सर। और उसमें
कृषि में इन्वेस्टमेंट नए तरीके के किए जा रहे हैं। साथ ही बिहार जो कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापना किया जा रहा है, जो नई तरीके के नवाचार को और मशीन्स को इसमें औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देगा। इसके अलावा सर बिहार में ही पूसा जो समस्तीपुर है वहाँ पे स्थित है। साथ ही बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर भागलपुर में स्थित है, जो कि इस क्षेत्र में नए नए नवाचार को एवं शोध को बढ़ावा देते हैं सर। और बिहार सरकार इस क्षेत्र में कई सारी योजनाएं चलाती है, जिसमें हम मछली उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, साथ ही मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। और हमें ये बिहार सर इस मछली उत्पादन में और मशरूम उत्पादन में पूरे भारत में टॉप करता है सर। और जहाँ तक सर बाढ़ की बात है, तो बाढ़ में कई जो क्षेत्र हैं उसके फसल बर्बाद हो जाते हैं। तो इसके लिए सर जो इंश्योरेंस है वैसी व्यवस्था भी की जाती है सरकार द्वारा, जो समय समय पर किसानों को अगर ऐसी स्थिति आती है तो उनको दी जाती है सर। ठीक है। आपका तो फिजिक्स भी रहा है ना सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में। व्हाट इज ओम्स लॉ? सर ओम्स लॉ जो कहता है सर कि जो वोल्टेज होता है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस जो पाथ में कितना करंट बह रहा है सर। और तो उसका इक्वेशन बताइए सर V इज इक्वल टू आई आर। क्या V इज इक्वल टू आई आर? सब इस तुमने इस टर्म को एक्सप्लेन कीजिए। सर वोल्टेज V है सर, I उसमें जो बहने वाला करंट है सर, और R उसका रेजिस्टेंस है सर। तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए इस इक्वेशन के हिसाब से क्या करना चाहिए? सर वोल्टेज बढ़ाने के लिए इसमें या तो रेजिस्टेंस को हम कम कर सकते हैं सर, या फिर जो I है मतलब विद्युत है उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। I यहाँ क्या है? करंट है या चार्ज है? सर करंट है सर I, लेकिन चार्ज से इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है सर। चार्ज जितना अधिक होगा करंट उतना अधिक बहता है। तो करंट जब ज़्यादा हो जाएगा जी सर। तो उसमें तो लॉसेस भी होंगे ना। करंट ज़्यादातर लॉसेस होगा ना। जैसे आप पावर हाउस से पटना तक कैसे लाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? हाई वोल्टेज पे लाते हैं या हाई करंट पे लाते हैं? सर हाई वोल्टेज पे जहाँ तक मैं, क्यों? सर उसमें लॉसेस कुछ कम होते हैं सर। क्यों भाई तुम बोले क्यों लॉसेस कम होता है? सर माफ़ कीजिएगा सर, मैं इस पर पढ़ना पड़ेगा मुझे सर। व्हाट इज गॉस? सॉरी सर। गॉस? गॉस सर ये जो चुंबक के एक यूनिट है सर, चुंबकीय जो इंडक्शन होता है उसको मापने का सर। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का है गॉस। सर सॉरी सर। फ्लक्स? सर मैग्नेटिक फ्लक्स सर। बताइए, मैग्नेटिक फ्लक्स से बताइए। सर ये किसी यूनिट एरिया में जो फील्ड है उसको सॉरी सर मैं अभी देखना पड़ेगा। जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं? सर जनरेटर दरअसल एक डायनेमो होता है सर। उसको जब हम रोटेट करते हैं सर तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है तो उसके प्रिंसिपल किसके बीच रोटेट करते हैं, किसको करते हैं ये बताइए ना। चुंबक के बीच में चुंबक के बीच में या वायर के बीच में करते हैं? भाई किसको रोटेट कराते हैं? चुंबक को? नहीं सर, चुंबक को रोटेट नहीं कराया जाता है, वो वायर उसके सामने रोटेट करता है, चुंबक स्थिर रहता है सर। उससे क्या हो जाएगा सर? इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते हैं सर, तो वो करंट को उसका निर्माण करते हैं सर। इससे रिलेटेड कोई इक्वेशन भी है? सॉरी सर, मैं अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। वो नेचर का ऑफ लाइट बताइए। जी सर, सॉरी सर। नेचर ऑफ लाइट बताइए। नेचर ऑफ लाइट सर, नेचर ऑफ लाइट ये पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को बताता है सर। और पार्टिकल नेचर जो पहले से प्रसिद्ध था, पर जैसे जैसे आगे बढ़ा सर, उसके बाद उसमें वेव नेचर भी आ गया, जो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसको साबित किया गया। कोई ऐसा हम लोग कॉलेज लेवल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे हम बता सकें कि ये इसका जो है ये पार्टिकल नेचर है या इसका वेव नेचर है? ऐसा कुछ हम लोग करते हैं बीएससी लेवल पर? जी सर, हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को करके ये बता सकते हैं कि ये एक वेव नेचर को शो करता है। उसमें जब हम छेद करके उससे जब लाइट को पास करवाते हैं सर,
तो वो एक वेव पैटर्न को बनाता है, तो उस वेव पैटर्न को देख के साबित होता है कि वे वेव नेचर का है सर। और सिंपल हम लोग जो ये परावर्तन और ये सब का रिफ्लेक्ट जो करते हैं एक्सपेरिमेंट, वो क्या इंडिकेट करता है? सिंपल। जी सर। वो क्या किस नेचर को रिफ्लेक्ट करता है लाइट के? सर जो परावर्तन है सर वो पार्टिकल नेचर को रिफ्लेक्ट करता है सर, पर जो अपवर्तन है सर वो रिफ्रैक्शन को अपवर्तन बोलते हैं। जी सर, रिफ्रैक्शन जो होता है सर, रिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट क्या बताता है हमको कि ये इसका क्या नेचर है लाइट का? सर मेरे ख्याल से वो वेव नेचर को बताता है सर, कि वेव किसी दूसरे डेंसर मीडियम में जब जाती हैं तो वो अपने अविलंब की ओर झुक जाती हैं। तो मैं जहाँ तक ध्यान पर कर पा रहा हूँ सर, ये वेव नेचर को शो करेगा। फ्रिक्शन क्या है? सर फ्रिक्शन एक फोर्स है सर, जो कि गति के हमेशा विपरीत दिशा में काम करता है सर। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए मोटर्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सर मोटर्स में स्पेसिफिकली मुझे नहीं मालूम, पर किसी में बताइए। सर ऐसे ग्रीस का, ऑयल का, फिर ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे ग्रेफाइट को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सर इसको जहाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जी होगा, सर, थैंक है यू ना? सर। ग्रेफाइट इज अच्छा, पीरियोडिक टेबल से क्या समझते हैं? सर पीरियोडिक टेबल एक वर्तमान में जो मोजले ने बनाया है उस वो मोजले या मेंडलीफ ने? सर मुझे जहाँ तक ध्यान है सर, मेंडलीव ने परमाणु भार आधारित बनाया था सर, पर मोजले ने परमाणु संख्या आधारित बनाया। तो आज हम जो इस्तेमाल करते हैं उसमें मोजले के आधार पे बनाया गया है सर। ये सर जो भी तत्व हैं सर आज तक मानव को ज्ञात हुए हैं, उनको उनके परमाणु संख्या के आधार पे एक क्रमानुसार सजाता है सर। रेडियो एक्टिव मटेरियल कहाँ से कहाँ तक है? सर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं सर। उसके अलावा आप सिंपल एग्जांपल दीजिए ना, यूरेनियम से शुरू कीजिए। सर मैं कुछ नाम याद कर सकता हूँ सर, पर हाँ, बोलिए। सर जैसे कि प्लूटोनियम है सर, थोरियम है, यूरेनियम है, फिर रुबिडियम है। यूरेनियम का 2 आइसोटोप्स है जी उसमें सर। कौन सा रेडियो एक्टिव ज़्यादा है बताइए? सर उसके 235 और 238 दो आइसोटॉप्स है सर, और 235 का प्रयोग सर कौन ज़्यादा है सर, मैं इसके बारे में अभी आपको जानना चाहिए। जी सर। ठीक है। जी। और ये जो है किसको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स से रिलेटेड हो? सर मैडम क्यूरी को 2 बार मिला है सर। किस किस चीज़ के लिए? सर एक बार उनको रेडियम के आविष्कार के लिए मिला था, सेकेंड टाइम? और दूसरी बार सर रेडियो सक्रियता से उन्होंने रिलेटेड कोई शोध किया, जिसका एग्जैक्ट मुझे अभी सर बैकरल रेज क्या होता है? बैकरल रेज। सॉरी सर, मैं बैकरल रेडियोएक्टिविटी को जो आप जानते हैं सर, बैकरल सर यूनिट है सर रेडियो एक्टिविटी का सर, पर बैकरल रेज के बारे में मैं अभी नहीं याद कर पा रहा हूँ सर। एक्सरे का वेवलेंथ ज़्यादा है जी सर। कि रेडियो वेव्स का वेवलेंथ ज़्यादा है? सर रेडियो वेव्स का वेवलेंथ ज़्यादा है सर, एक्सरे वेव का कम है सर। तो उससे क्या फ़ायदा है? मान लीजिए कम होने से एक्सरे का कैसे क्या होता है? उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी? सर वेवलेंथ और एनर्जी में इन्वर्स का रिलेशन होता है सर। तो वेवलेंथ जितना अधिक होगा एनर्जी उतना कम होगी, जबकि एक्सरे में काफ़ी अधिक एनर्जी होता है तो उसका वेवलेंथ कम हो जाता है और फ्रिक्वेंसी हाई हो जाता है। इसको किसने आविष्कार किया एक्सरे का? सर विलियम रोंटजन ने इसका आविष्कार किया था सर। अच्छा, चलिए। गोल्डन पीरियड ऑफ बताइए इंडियन हिस्ट्री। सर गोल्डन पीरियड, सर सॉरी सर मैं गोल्डन पीरियड है तो बेसिक चीज़ है ना हिस्ट्री का। अच्छा, पानीपत का फर्स्ट वॉर बताइए। सर फर्स्ट 1526 ईस्वी में हुआ था सर, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सेकंड बताइए। सर 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच सर। तीसरा बताइए। 1761 में सर। किसके बीच? ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। नहीं तो मराठा खाली कहने से काम नहीं चलेगा सर। Who was leading मराठा आर्मी दैट टाइम? सर सदाशिव भाऊ ऐसे उनका नाम था, मैं पूरा भी नाम ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? सर जब मशीन्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस को का कॉपी करने की उनमें क्षमता निर्मित हो जाती है सर, वह स्थिति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है।
जैसे कंप्यूटर के एग्जाम्पल से बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जाम्पल दीजिए जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सर उदाहरण के लिए गूगल असिस्टेंट या जेमिनी जो अभी हम इस्तेमाल करते हैं सवाल पूछने के लिए कोई भी, तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। तो क्या वो ह्यूमन का जो हम बोलते हैं या लिखते हैं उसको समझ सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से? सर यस सर, वो समझते हैं और उसके आधार पर जवाब भी देते हैं सर। व्हाट्सएप क्या है? सर व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया साइट है सर। ऐसे अच्छा, जिसमें फिशन फ्यूजन बता दीजिए। दिस इज लास्ट क्वेश्चन टू यू। फिशन और फ्यूजन क्या सर होता है इसमें? फिशन का अर्थ होता है जब दो छोटे पार्टिकल जुड़कर एक बड़े पार्टिकल का निर्माण करें, जो कि सूर्य के ऊर्जा का। फिशन में फिशन का मतलब होता है टूटना। सॉरी सर, मैं हिंदी थोड़ा ज़्यादा सर। नहीं, आप अंग्रेजी बोलिए ना। जी इंग्लिश सर। लैंग्वेज यूर कंफर्टेबली स्पीक इन दैट सर लैंग्वेज। ये सर जो संलयन होता है सर, जिसको फ्यूजन कहा जाता है, उसमें दो छोटे पार्टिकल मिलके एक बड़े पार्टिकल का निर्माण करते हैं, बड़े न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं सर। उससे क्या हो? साथ में क्या? और साथ में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल? उदाहरण के लिए सर हिलियम, हाइड्रोजन के दो जो न्यूक्लियाई हैं सर। ज्योग्राफी के हिसाब से बताइए, कौन सा ग्रह है ऐसा जिसमें ये हो रहा है? सर सूर्य जो होता है या जो सारे स्टार्स होते हैं उनमें जो ऊर्जा मिलती है सर, वो संलयन की वजह से मिलती है, जुड़ने की वजह से, जो कि हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियाई हैं वो मिलके एक हीलियम एटम बनाते हैं, जो कि सूरज की ऊर्जा का कारण है। और जो फ्यूज़न होता है सर, वो एक भारी एटम जो वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में जब टूट जाता है, उदाहरण के लिए सर जो यूरेनियम है वो, उसमें फ्यूज़न रिएक्शन टूटने वाला रिएक्शन विखंडन होता है सर। और वो टूटने वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सर मैं हिंदी में विखंडन मुझे ध्यान आ रहा ठीक है, फिशन बोलते हैं। है। जी सर। तो जो न्यूक्लियर बम्स है उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सर फ्यूजन यूज़ करते हैं या फिशन यूज़ करते हैं? सर न्यूक्लियर बॉम्ब में सर हम विखंडन का इस्तेमाल करते हैं, नाभिकीय विखंडन। क्रिटिकल मास क्या होता है सॉरी सर। बॉम्ब के सेंस में? आप साइंस कॉलेज से हैं, जी मैं सर। भी वहीं का पूर्ववर्ती छात्र हूँ। जी सर। क्रिटिकल मास क्या होता है? सॉरी सर, मैं अभी अच्छा ये पढ़ना बताइए, पड़ेगा। एटम बम बना के रखा रहता है या छोड़ने के पहले कुछ करते हैं? सर छोड़ने के पहले उसको एक साथ बहुत सारे उसमें चीज़ों को ऐड किया जाता है सर, मैं अभी ध्यान नहीं कर पा रहा। क्रिटिकल मास को मिलाया जाता है आगे को। ठीक है, देख लीजिएगा सब। जी ठीक है, सर। ओके सर अभिषेक, लगभग आधे घंटे तक हम लोगों ने बातचीत की। जी सर। आपको 1 मिनट के बाद बुलाते हैं, हम लोग विमर्श कर लेते हैं कुछ। ठीक है सर, थैंक यू सर। बताइए। 8 तो देंगे ही थोड़ा। अभिषेक, आई डिडंट टेल यू टू सिट डाउन। पूछ के बैठ, चलिए बैठिए। ठीक है ना, ये आपको करना होगा। ठीक है, वहाँ भी जब निकलेंगे भी तो थोड़ा सा वो वेट करके निकलेंगे। जी सर। सर ने मुझे कहा है कि मैं ब्रीफ कर दूं आपको। ठीक है, जी। थैंकफुल टू सर। तो आपका सब कुछ प्रिपरेशन वगैरह अच्छा है? ठीक है। जी सर। आपने अपने बेसिक सब्जेक्ट्स जो है जी उसको आपने ब्रश अप नहीं किया है। जी सर। दूसरा, आपके साथ साइंस कॉलेज का टैग लगा हुआ है, जी सर। तो पीपल एक्सपेक्ट लॉट मोर फ्रॉम यू। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे थोड़ा ज़्यादा आपके सब्जेक्ट पर ही पूछा। जी सर। दूसरा, इंटरनेशनल अफेयर में हमने कुछ नहीं पूछा, बिहार के बारे में भी नहीं पूछा, क्योंकि टाइम ज़्यादा जाता है। यू आर आंसरिंग वेरी वेल, सो हम लोग जिस सब्जेक्ट में आप बताते गए उस पर हम लोग पूछते गए। जी ये सब की तैयारी आपको कर लेना है। और आपका सब्जेक्ट भाई, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप, मैंने बिल्कुल बेसिक चीज़ आपसे पूछा है। जी सर। ठीक है ना। और जो करंट का ट्रांसमिशन वगैरह होता है वो हाई वोल्टेज पर ही करते हैं, तो ये सब आपको जानना चाहिए। तो आम आदमी जानता है, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा तो हो जाएगा। कब आपका है इंटरव्यू? सर 15 तारीख को सर। 15 को। ठीक है, अभी भी हैव एनफ टाइम। कुछ नहीं, आपको ब्रशअप करना, यू नो ऑल द थिंग्स। ठीक है ना। और आपका जो ऑप्शनल वगैरह है वो अभी थोड़ा ज़्यादा मजबूत लगता है आपका जो सब्जेक्ट है उसके अलावा। ये तो फिजिक्स आदमी, तो फिजिक्स तो ऐसा थोड़े है कि आपने फिजिक्स पढ़ा, ऑनर्स लिया है, साइंस में पढ़ा है, तो इसमें जब ब्रशअप कर लीजिए उसका, आपका ये ठीक है, पास से भी ठीक है।
और थोड़ा हड़बड़ा के जवाब मत दीजिए। यू नो दी थिंग्स है ना, हड़बड़ा के जवाब नहीं तो आपको सोचने का समय मिलेगा ना। जी सर। वो सब सारा कुछ होती है। गेटअप वगैरह ठीक है, कोट वूट डाल लीजिए तो अच्छा है, लेकिन शर्ट जो है थोड़ा सा फ्रेश होना चाहिए, आयरन वगैरह जो क्रीज जो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, जी सर। बाल भी ठीक करा लीजिएगा। और आपका ये टाई जो है जी उसका लिमिट है, ये बेल्ट के ऊपर तक रहना चाहिए, लेंथ जो है हाँ उससे ऊपर रहना चाहिए, 2 इंच ऊपर रहना चाहिए। तो ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। जी ओवरऑल सब कुछ है। अब आप अपना सेल्फ असेसमेंट बताइए कि आपको क्या फील हुआ यहाँ आके, हाउ यू विल, आप अपने आप को कैसे बताएंगे इस इंटरव्यू के बारे में कि आपका कैसा लगा, बताइए। एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट योरसेल्फ। सर, पहला तो मुझे अपने जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है सर उस पर कार्य करना होगा बहुत, और बहुत नहीं करना है, बेसिक्स देखना है। जी सर। और बताइए। और सर थोड़ा सा जो जल्दी मैं बोलता हूँ सर, हाँ जल्दी नहीं, उसको तो उसको थोड़ा धीरे करना होगा। और कैसे कीजिएगा, थोड़ा मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक जी है। सर। कोई नहीं है तो आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन, आप उसका जवाब दीजिए, ठीक है ना। जी सर। ठीक है, और बताइए। सर अभी तो यही मैं देख पा रहा हूँ सर। मैंने ये बताइए कि बोर्ड आपको कंफर्टेबल लगा या आपको ग्रिल करने वाला लगा, कैसा लगा ये बताइए। नहीं सर, कंफर्टेबल लगा सर मुझे। पता चला कि मेरे में क्या कमियां हैं, और हम लोगों का अच्छे से- उद्देश्य यही है कि जो आपको निखारा जाए, ठीक है ना, तो ताकि आप मेन बोर्ड को अच्छे से फेस करें। आपका सब कुछ ठीक है, ब्रशअप कर लीजिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, समसामयिक अफेयर्स को भी देख लीजिएगा कि ये सब पूछे जाएंगे। बिहार के बारे में, डाटा के बारे में आपको पूरा मालूम होना चाहिए। हम लोग नहीं पूछ पाए, समय की कमी थी इसलिए, जी सर। ठीक है ना। बाकी सब बहुत अच्छा है। ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, जी सर। हम लोगों ने ये पाया है, बहुत बढ़िया रहा। और हमारी शुभकामनाएं हैं थैंक यू सर। आपके साथ कि आप बेहतर करें, आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर।